नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज पढ़ेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, आईटीआई फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। हमने इसमें इंट्रोडक्शन देख लिया था कि क्या क्या चैप्टर पढ़ना है। तो उस सिलसिले में आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी पहला मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा रोजगार कौशल के महत्व। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट मॉड्यूल है। ठीक, तो फर्स्ट मॉड्यूल में हम लोग 3 पार्ट देखेंगे। पहला क्या होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होती है। दूसरा होगा हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का महत्व। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम लोग देखेंगे विकासशील मानसिकता के साथ सेल्फ लर्नर कैसे बने। ठीक है, यानी जो हमारा ग्रोथिंग होगा, ग्रोथिंग माइंडसेट कैसा होना चाहिए और खुद को कैसे स्किल करें, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आइए रोजगार कौशल या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में हम लोग जानते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है, जो होता है वो 3 शब्द से मिलकर बना होता है। ठीक है, रोजगार कौशल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 3 शब्द से मिलकर बना होता है जिनका मतलब निम्न प्रकार होता है। पहला क्या है, एम्प्लॉय, दूसरा है एबिलिटी, तीसरा है स्किल। ठीक है, इन तीनों को मिला के क्या बनता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक, तो एम्प्लॉय का अर्थ है कि कोई नौकरी या तनख्वाह के बदले में काम करना। ठीक है, एम्प्लॉय क्या होता है, नौकरी करता है, ठीक है, उसके बदले में उसको क्या मिलता है, तनख्वाह या पेमेंट मिलता है, उसे बोलते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, और दूसरा है हमारा एबिलिटी। ठीक, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता या कुशलता, यानी किसी कार्य को अच्छी तरीके से करना। ठीक है, क्या कहलाता है, एबिलिटी कहलाती है। ठीक है, और स्किल का मतलब होता है ना केवल किसी कार्य को करने में की समझ, बल्कि उसे कर दिखाने का हुनर भी होना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों से मिलके हमारा क्या बनता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आगे देखते हैं, इसीलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कई स्किल का एक समूह है जिससे हमें सफलतापूर्वक अपना काम करने में मदद मिलती है। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल न केवल हमारे काम के दौरान हमारी मदद करते हैं, बल्कि हमें बेहतर जीवन जीने में भी सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए फाइनेंशियल स्किल। ठीक है, फाइनेंशियल स्किल सीखने से आपको अपनी ज़रूरतों के लिए भी अपने पैसे का प्रबंधन करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्किल में हम लोग क्या सीख सकते हैं कि पैसे का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। आगे इसमें प्रश्न है, प्रश्न बोला आपने कार की मरम्मत का व्यवसाय शुरू किया है। ठीक है, आपने क्या किया है, कार मरम्मत का व्यवसाय शुरू किया है। आप अपनी सहायता के लिए एक फुल टाइम कर्मचारी लगाना चाहते हैं। ठीक है, आपको इंटरव्यू के लिए कई रिज्यूमे प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आप कर्मचारी में कौन से स्किल सेट की तलाश करेंगे या करेंगी। ठीक है, यानी इन सब विकल्पों में से हमको चुनना है कि हम किस प्रकार के स्किल वाले व्यक्ति को हम रखते हैं। तो पहला क्या है, इसमें कार समस्याओं की पहचान करना आता हो। ठीक है, अपने घर को व्यवस्थित रखता हो, बिल बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना आता हो, कारों के खराब पुर्जों की मरम्मत करना और उन्हें बदलना आता हो, अच्छा संवाद कौशल हो, काम के प्रति ईमानदारी और समर्पण हो। ठीक है, तो कार व्यवसाय के लिए हम ऐसे व्यक्ति की तलाश करेंगे जो कार के खराब पुर्जों को मरम्मत करता हो और उन्हें बदलना आता हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति की हम तलाश करते हैं। आइए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के महत्व के बारे में जानते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्या क्या महत्व होते हैं। ठीक है, आज के तेजी से बदलते समय में औरों से अलग होना जरूरी है। एक अच्छी नौकरी पाने और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए हमें 2 प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहला क्या है, तकनीकी कौशल, उदाहरण के लिए सिलाई, बढ़ईगिरी या कारपेंटरी, आईटी, नलसाजी यानी प्लम्बिंग। ठीक है, पहला चीज तो हो गया, तकनीकी कौशल होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या है, रोजगार कौशल यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सॉफ्ट स्किल, जो आपको अपने तकनीकी कौशल का अच्छी तरह से उपयोग करने और एक सफल करियर बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, यानी पहली बात तो तकनीकी कौशल होना चाहिए, दूसरा चीज हमारा क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपकी निम्न तरीकों से मदद करते हैं। तरीके कौन से हैं, पहला क्या है हमारा, प्रोफेशनल माहौल में व्यवहार करने के तरीकों को जानने में। ठीक है, दूसरा क्या है, टीम के साथ कैसे काम करें और सहयोग करें। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमको सिखाता है कि हमको टीम के साथ कैसे काम करना है और सहयोग करना है।
तीसरा हमारा है पे समस्याओं की पहचान करना और उनका समाधान करना, ठीक है। ये भी क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के तरीके हैं। चौथा है हमारा काम के दौरान अच्छी तरह से संवाद करने में, ठीक है। काम करने के दौरान हमको संवाद अच्छी तरीके से करना आना चाहिए, ठीक है। पांचवा है हमारा डिजिटल साक्षरता, ठीक है। डिजिटल साक्षरता के बारे में हमको जानने को मिलता है। छठवां है हमारा आपके लिए सही करियर पाथ खोजने में, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कैसा मदद करता है कि आपको अपने करियर का सही रास्ता दिखाता है, ठीक है। आगे है सातवां हमारा नौकरी पाने में, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको नौकरी पाने में भी मदद करता है। आठवां है हमारा आसानी से डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करने में, ठीक है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमको आसानी से डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करना सिखाता है। आगे है आत्मविश्वास से अंग्रेजी में बोलना, ठीक है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से हमको क्या आता है, आत्मविश्वास आता है, जिससे हम क्या करते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं। और आगे है हमारा, ठीक है, आगे क्या है, कॉन्फिडेंस में रहने पे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्या तो क्या होते हैं, हम मान लीजिए एम्प्लॉयबिलिटी में स्किल हैं तो हमको क्या कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद अगला है कार्यस्थल पर खुद को अच्छे से पेश करने में, ठीक है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमको निम्न चीजों में मदद करता है, ठीक है। कार्यस्थल पर खुद को अच्छे से पेश करने में भी मदद करता है। आइए जाने की विकासशील मानसिकता, ठीक है, के साथ सेल्फ लर्नर कैसे बने, ठीक है। यानी आपका क्या है, माइंड जो है क्या है, ग्रोथ वाला माइंड है, ठीक है। उसके साथ आपको सेल्फ लर्नर कैसे बनना है उसके बारे में भी हम देखते हैं। क्या है, स्वयं जीवन, ठीक है, या स्वयं सीखना हम जीवन भर करते रहते हैं, ठीक है, या करते रहे हैं। अपने आप से कुछ सीखना सेल्फ लर्निंग कहलाता है, ठीक है। हम सोचते हैं कि हमें कुछ नया सीखने के लिए शिक्षकों या बड़ों की जरूरत है, लेकिन हम खुद भी सीख सकते हैं। हमें सीखने के लिए हमेशा स्कूल कक्षा शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यानी कि स्वयं सीखना तो जीवन भर करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। उसको उसे वही क्या कहलाता है, हमको सेल्फ लर्निंग कहलाता है। और ऐसा नहीं है कि हम जो है गुरु से सीख सकते हैं, बड़ों से सीख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम खुद से भी सीख सकते हैं, ठीक है। हमें सीखने के लिए स्कूल कक्षा शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती अगर सेल्फ लर्निंग हम लोग करते हैं तब, ठीक है। सेल्फ लर्निंग तब होती है जब आप अपने सीखने की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, ठीक है। या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने तरीके से नए चीजों को सीखने का फैसला करते हैं। उदाहरण के लिए एक सेल्फ लर्नर के रूप में आपकी निम्नलिखित निर्णय लेने होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि सेल्फ लर्निंग आप खुद सीखने की जिम्मेदारी ले सकते हैं, ठीक है। जब तक नहीं लेंगे तब तक आप सेल्फ लर्निंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यानी आपको नई नई चीजों को सीखने का फैसला करना होगा, ठीक है। आपके पास जज्बा होना चाहिए, हाँ हम नई नई चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ लर्निंग के रूप में आपको क्या निर्णय लेने होते हैं। पहला है हमको सेल्फ लर्निंग करना है तो क्या सीखना है, पहला इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि हमको सीखना क्या है और सीखना क्यों है, ठीक है। क्या सीखना है, क्यों सीखना है और कैसे सीखना है, ठीक है। ये भी हमको क्या होना चाहिए, सेल्फ लर्निंग में आना चाहिए। आगे कब सीखना है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए हमको। या ये भी सीखना है कितनी तेजी से सीखना है, ये भी होना चाहिए। आगे खुद को कैसे टेस्ट करें, ठीक है। जब सब चीज सीख लिए हैं तो हमको खुद को कैसे टेस्ट करना है, ये भी किस में आता है, सेल्फ लर्निंग के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। यानी आप जब सब कुछ सीख लेते हैं तो आपको टेस्ट करना भी आना चाहिए। आगे देखते हैं एक सेल्फ लर्नर क्या होते हैं, ठीक है। सेल्फ लर्नर वह होते हैं, पहला जिसमें क्या है, जिन्हें आत्मविश्वास से वह सीख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो जिज्ञासु होते हैं, ठीक है, यानी आपका अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। तीसरा है इनिशिएटिव लेते हैं, यानी पहल करना शुरू करते हैं, यानी काम की शुरुआत करते हैं। आगे है स्वतंत्र रूप से जानकारी खोजते हैं, ठीक है। सेल्फ लर्नर क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से खुद ही जानकारी जुटाते हैं, चाहे गूगल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, इस तरह से। आगे है जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, ठीक है। यानी कि किसी चीज की अगर सीखने का जिम्मेदारी उठाया तो उसको स्वीकार करते हैं, हाँ हमको सीखना है। आगे है टाइम मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो जो सेल्फ लर्नर होते हैं वो टाइम का मैनेजमेंट भी करते हैं। आगे बोल रहा है एक सेल्फ लर्नर बनने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता होती है, क्या है, एक विकासशील मानसिकता या ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। सेल्फ लर्नर बनने के लिए आपको क्या विकासशील माइंड सेट होना चाहिए, ठीक है, यानी विकासशील मानसिकता आपका होना चाहिए। आगे है ग्रोथ माइंडसेट क्या है, ठीक है, ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट के बारे में हम लोग देखते हैं। एक विकासशील मानसिकता
एक स्थिर मानसिकता के विपरीत है। ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा बढ़ने, बदलने और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। एक स्थिर मानसिकता वाले व्यक्ति अड़ियल होते हैं, वे आसानी से नहीं बदल सकते या नए विचारों को अपनाकर खुद को बेहतर नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं चित्र के माध्यम से, एक तरफ विकासशील माइंडसेट है हमारा, ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट है, दूसरी तरफ क्या है, स्थिर मानसिकता है। ठीक है, तो दो मानसिकता के बारे में दिखाया गया है, इनकी क्या क्या एक्टिविटी होती है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो विकासशील माइंड वाले क्या सोचते हैं कि मैं यह कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, दूसरा क्या सोचते हैं कि गलतियां होना आम बात है, और तीसरा क्या सोचते हैं, मैं गलतियों से सीखूंगा या सीखूंगी। आगे बोलते हैं मैं फिर से कोशिश करूंगा और करूंगी, और मैं मेहनत करता रहूंगा। ये विकासशील माइंडसेट वाले लोगों का नजरिया होता है कि मैं कर सकता हूँ, गलतियां होना आम बात है, मैं मेरी गलतियों से सीखूंगा और मैं फिर से कोशिश करूंगा और मेहनत करता रहूंगा। ये होती है विकासशील माइंडसेट। ठीक है, स्थिर माइंडसेट क्या होती है, मैं या नहीं कर सकता। ठीक है, जिनका माइंडसेट स्थिर है वो बोलेंगे कि हम कर ही नहीं पाएंगे। तीसरा है गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो स्थिर माइंडसेट वाले होते हैं तो गलती करने पे क्या होते हैं, गुस्सा हो जाता है, जैसे खुद गलत हो गए तो खुद ही गुस्सा करके काम छोड़ दिए। ठीक है, तीसरा क्या है, गलती होने का मतलब है फेल होना। ठीक है, स्थिर माइंडसेट वाले बोलते हैं, सोचते हैं कि अगर गलती हमने कर दिया तो समझ लो हम फेल हो गए, जबकि ऐसा नहीं होता है। गलती होने के बाद आप अगली बार भी कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे क्या है, आगे है विकासशील माइंडसेट वाले बोलते हैं कि मैं नई चीजें सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। ठीक है, जबकि स्थिर माइंडसेट वाले बोलते हैं अगर मैं एक बार फेल हुआ या हुई तो मैं हर बार फेल हो जाऊंगा, ऐसी उनकी मानसिकता होती है। ठीक है, इस जो विकासशील माइंडसेट वाले होते हैं बोलते हैं मुझे खुद को बेहतर बनाने में खुशी मिलती है। ठीक है, और स्थिर माइंडसेट वाले बोलते हैं मैं मेहनत नहीं कर सकता, कर सकती, और बोलते हैं कि मैं नई चीजें नहीं सीख सकता हूँ। ये इनकी स्थिर मानसिकता होती है। ठीक है, आगे है अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं यह मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जो विकासशील माइंडसेट वाले होते हैं वो गलती को मानते हैं और उसका सुधार करते हैं, लेकिन स्थिर माइंडसेट वाले बोलते हैं मुझे बदलाव पसंद नहीं है और मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। ठीक है, यानी वो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं, तो ये अंतर होता है हमारा विकासशील माइंडसेट और स्थिर माइंडसेट में। ठीक है, विकासशील माइंडसेट वाले हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि स्थिर माइंडसेट वाले सीखने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। ठीक है, आगे है सेल्फ लर्नर बनने के लिए ग्रोथ माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम खुद कुछ सीखते हैं तो हमसे कई गलतियां होती हैं, हम कई बार असफल भी होते हैं, पर जब तक हम सफल नहीं हो जाते हैं तब तक कोशिश करते रहना और हार ना मानना ही वास्तव में हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, सेल्फ लर्नर के लिए हमेशा ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, यदि हम एक बार कार्य करते हुए फेल हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि थक के हम बैठ गए, हमको बार बार निरंतर क्या करना है, प्रयास करना है, और निरंतर प्रयास करते रहने से ही हमको क्या मिलती है, सफलता मिलती है। समझ गए। ठीक है, इसी फर्स्ट मॉड्यूल में पहला पार्ट है हमारा, क्या है, पहला पार्ट हमने पढ़ा था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ठीक है, लेकिन दूसरा पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पे दूसरा पार्ट है हमारा ऑनलाइन रोजगार कौशल को सीखना। ठीक है, आज के टाइम पे क्या है, ऑनलाइन रोजगार के बहुत सारे कौशल को हम लोग ऑनलाइन ही सीख सकते हैं। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग क्या सीखेंगे, इस पार्ट में सीखेंगे ई लर्निंग क्या है, दूसरा सीखेंगे ई लर्निंग के फायदे क्या है, तीसरा सीखेंगे रोजगार कौशल के लिए ई लर्निंग पोर्टल में कैसे लॉगिन करें। इन चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। आइए समझते हैं कि ई लर्निंग क्या है। ठीक है, ई लर्निंग होती क्या है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। ठीक है, कोविड-19 महामारी ने दुनिया में सीखने के तरीकों को बदल दिया। ठीक है, जैसे आपको पता है कि 2019 में क्या आया था, कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस आया था। ठीक है, उसके आने के बाद, उस महामारी के आने के बाद दुनिया में सीखने का तरीका बदल गया। ठीक है, आप ही कई तरह के शिक्षार्थियों, ठीक है, शिक्षार्थियों ने ऑनलाइन कक्षाओं, यूट्यूब वीडियो और अलग अलग ऐप आदि के माध्यम से ऑनलाइन सीखना शुरू कर दिया था। ठीक है, कोविड-19 के दौर में हम लोग क्या करते थे, ऑनलाइन कक्षाओं का लेना शुरू कर दिया, चाहे यूट्यूब पे लेते थे, चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐप लेते थे। तो उससे क्या हुआ, हम लोग ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा लेने लगे थे। ऑनलाइन शिक्षण या ई लर्निंग ऑनलाइन प्राप्त की गई शिक्षा होती है। ठीक है, ऑनलाइन अगर कोई शिक्षा ली जाती है तो क्या कहलाती है, ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग कहलाता है, जिसके लिए हम डिजिटल उपकरणों की मदद लेते हैं। जैसे पहला तो क्या है, कंप्यूटर की मदद लेते हैं, दूसरा टैबलेट, तीसरा स्मार्टफोन और
चौथा, ऐसी कोई भी डिवाइस जिसे इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ऐसी डिवाइस से हम लोग क्लास लेते हैं जिसको हम इंटरनेट से जोड़ते हैं, चाहे फ़ोन हो गया हमारा, चाहे कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, और ऐसी कोई डिवाइस हो गई जिसको हम इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ई लर्निंग। ई लर्निंग की मदद से किसी भी समय और कहीं से भी पढ़ाई की जा सकती है। ठीक है, हम किताबों और कक्षाओं की सीमाओं से आगे जाकर अलग अलग तरीकों से सीख सकते हैं। हम ई किताबों, ठीक है, पीडीएफ, ऑडियो, वीडियो, ऑनलाइन लेक्चर जैसी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसमें व्यापार कौशल के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी सीख सकते हैं। ठीक है, ई लर्निंग के माध्यम से हम कहीं भी कभी भी क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, उसमें हमको क्या मिल सकता है, ई बुक भी मिलता है, पीडीएफ भी मिलता है, ऑडियो भी मिलता है, वीडियो भी मिलता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग व्यापार कौशल के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में भी सीख सकते हैं। ठीक है, अभी तो क्या है, ऑनलाइन का जमाना आ गया, सारी चीजें यूट्यूब पे मिलती हैं। ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशन आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उस पर मिलती हैं। तो उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 से लेकर जितना भी छोटा बच्चा का क्लास होता है, बड़े बच्चों का क्लास होता है, लगभग सारी चीजें क्या हो गई हैं, अब ऑनलाइन आ गई हैं। आइए हम लोग ई लर्निंग के फायदे के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि ई लर्निंग करने से क्या क्या फायदे होते हैं। ई लर्निंग केवल आपके कॉलेज या पढ़ाई के दिनों में ही नहीं, ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा से आप ऐसे कौशल भी सीख सकते हैं जो आपको अपना बेहतर तरीके से करने में मदद कर सकते हैं। यह आपके पूरे करियर के दौरान चलने वाली प्रक्रिया हो सकती है। आप अपने कौशल में सुधार करते रहने के लिए आपके करियर का विकास बेहतर तरीके से होगा। ठीक है, तो ई लर्निंग का मतलब केवल कॉलेज की पढ़ाई से नहीं होता है। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा से आप क्या कौशल भी सीख सकते हैं जो आपको अपने काम को बेहतर तरीके से करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, ये आपके पूरे करियर के दौरान चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। जैसे आपको कुछ नहीं मालूम होता है तो आप यूट्यूब से सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ई लर्निंग वो प्रक्रिया है ना। इससे क्या होता है, आपके बेहतर भविष्य की क्या विकास होता है। ठीक, आगे है, आइए एक नज़र डालते हैं कि ई लर्निंग के से आपको 21वीं सदी में एम्प्लॉयबिलिटी हासिल करने में कैसे मदद मिलेगी। ठीक है, आज के दौर में क्या है, ई लर्निंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, कई सारे स्किल सीखकर क्या करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी हासिल करते हैं। ठीक है, पहला इसमें डिजिटल कौशल सीखें और इनका अभ्यास करें। ठीक है, डिजिटली रूप से हम लोग क्या करते हैं, स्किल को सीखते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। आगे है कौशल सीखें जिनकी मांग नौकरियों में सबसे ज़्यादा है। ऑनलाइन स्किल से हम लोग क्या कर सकते हैं, ई लर्निंग से हम लोग कई सारे स्किल को सीख सकते हैं जिनकी क्या है, करंट में डिमांडिंग चल रही है। ठीक है, आगे है करियर से जुड़े नए रास्ते, पाथवे खोजें। ठीक है, तो अपने करियर से जुड़े हुए नए रास्ते को भी हम क्या कर सकते हैं, ई लर्निंग से खोज सकते हैं। ठीक, आगे कम पैसों में नए कौशल को सीखना। ठीक है, मान लीजिए अभी आप कहीं संस्थान में जाते हैं, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो उसमें आपको क्या अधिक मनी लिया जाता है। लेकिन ई लर्निंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, कम पैसे में अच्छे नए नए कौशल सीख सकते हैं। आगे सबसे नई जानकारी पाएं। ठीक है, तो क्या होता है, ई लर्निंग में नई नई जानकारियां डेली डेली निकल कर आती हैं। आगे है वह सीखें जिसमें आपकी रुचि है। ठीक है, ई लर्निंग से हम लोग अपनी रुचि के हिसाब से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। आगे है करियर में विकास। ठीक है, ई लर्निंग से हमको क्या होता है, करियर में विकास मिलता है, ताकि है ना, मान लीजिए जो चीज़ हमको आता है, जो चीज़ अच्छा चल रहा है मार्केट में, हम उसको सीख कर क्या कर सकते हैं, अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। आगे है ई लर्निंग से दुनिया भर के कर्मचारियों को सीखने के तरीके में बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अब आपको लगातार नए कौशल सीखने होंगे। इसलिए 21वीं सदी में शिक्षार्थी के रूप में आपको ई लर्निंग की दुनिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या है कि आज के टाइम पे 21वीं सदी में लगातार चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, जब तक आप ई लर्निंग से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए चीज़ें क्या होती हैं, बदल रही हैं, आए आए दिनों में डेली डेली कुछ ना कुछ चीज़ें नई नई आती रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ई लर्निंग करना क्या है, जरूरी है। आगे है, आइए जाने कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए ई लर्निंग पोर्टल्स में लॉगिन कैसे करें। ठीक है, तो क्या है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए हमको जो ई लर्निंग सीखना है, उसमें क्या लॉगिन आईडी होती है, यानी वेबसाइट्स होती हैं, उस पर हमको कैसे लॉगिन करना, उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। ठीक है, एक कॉलम में है रोजगार योग्यता स्किल पोर्टल। ठीक है, एक में है वेब एड्रेस और तीसरे में क्या है, काम। ठीक है,
यानी जो पोर्टल है उसका नाम है, उसके एड्रेस का नाम है, जो वेबसाइट का एड्रेस है उसका काम क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला इसमें भारत स्किल पोर्टल, ठीक है। भारत स्किल पोर्टल का वेब एड्रेस ये है https bharatskill.government.in। इसमें क्या है, व्यापार कौशल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए ऑनलाइन पाठ और अध्ययन सामग्री खोजें, ठीक है। यानी जो ITI का कोर्स मिलता है हमको कहाँ से मिलता है, भारत स्किल से मिलता है। यानी भारत स्किल पे जाएंगे हम, CTS में जाएंगे अंदर, फिर अलग उसमें सारे ट्रेड को चुनने के मिलता है। उसमें क्या कर सकते हैं हम, PDF के फॉर्मेट में लेके चीज़ों को सीख सकते हैं। आगे है दूसरा हमारा ई स्किल इंडिया। इसका वेबसाइट है, आप डालेंगे www.eSkillIndia.org। इसमें क्या है, मुफ्त प्रमाणित ऑनलाइन पाठ्यक्रम का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। फ्री में क्या मिलता है आपको, ऑनलाइन पाठ्यक्रम का एक्सेस मिलता है, उसमें आप चीज़ों को सीख सकते हैं। तीसरा है हमारा असीम। तीसरा क्या है, असीम। इसका जो वेबसाइट होगा sims.nsdicIndia.org है। इसमें क्या है, रोजगार के नए नए अवसर आपको मिलते हैं, ठीक है। यानी रोजगार के अवसर को खोजना है तो आप असीम पोर्टल आप खोल सकते हैं। आगे है हमारा चौथा NSDC, ठीक है। NSDC से इसका पोर्टल क्या है, nsdcindia.org। प्रशिक्षण और व्यवसायिक केंद्र स्थापित करने के लिए धन प्राप्त करने में आपकी सहायता करता है, ठीक है। NSDC जो है, मान लीजिए आप कोई व्यवसायिक केंद्र खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या मिलता है आपको, आर्थिक मदद मिलता है, उसके लिए यहाँ से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हमारा पांचवा है निमी पोर्टल, ठीक है। निमी पोर्टल का वेबसाइट क्या है, nimi.gov.in, ठीक है। इसमें प्रशिक्षुओं के अध्ययन की सामग्री मिलती है, ठीक है, स्टडी मटेरियल मिलता है, ई कंटेंट मिलता है, प्रश्न बैंक मिलता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षु के लिए ऑनलाइन जो कंटेंट होते हैं उसको हम लोग मिलता है यहाँ से, और क्वेश्चन बैंक भी मिलता है, ठीक है। आगे है हमारा छठवां NAPS पोर्टल, ठीक है। तो NAPS पोर्टल क्या है, अप्रेंटिसशिप इंडिया, ठीक है, .gov.in। इसमें अपने ITI कोर्स के बाद सही अप्रेंटिस के अवसर प्रदान करता है, ठीक है। यानी NAPS पे आप, जैसे मान लीजिए आपने ITI कोर्स कर लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, NAPS पोर्टल पे जाकर आवेदन कर सकते हैं अप्रेंटिस के लिए, ठीक है। आगे है सातवां हमारा स्कीम पोर्टल, ठीक है। तो इसका क्या वेबसाइट है, www.india.gov.in या माई गवर्नमेंट स्लैश में स्कीम। इसके तहत हम लोग क्या जान सकते हैं, सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है, के बारे में जानकारी हमको यहाँ से मिलती है, ठीक है। तो स्कीम पोर्टल से हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की नई नई योजनाएं जो आती हैं उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसमें तीसरा टॉपिक है हमारा, पहले मॉड्यूल में तीसरा टॉपिक क्या है, भविष्य में कामकाज की दुनिया, ठीक है। फ्यूचर में कामकाज की इंडस्ट्री कैसे होने वाली है, फ्यूचर कामकाज की दुनिया कैसे होने वाली है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें पहला टॉपिक क्या होगा, कोविड के बाद जॉब मार्केट की खोज करना, ठीक है। उसके बाद दूसरा है भविष्य में नौकरियां और काम। तीसरा क्या होगा, भविष्य में काम करने के लिए आप कौन से कौशल होने चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हम लोग इसमें देखते हैं। आइए कोविड-19 महामारी के बाद जॉब मार्केट के बारे में जानें, ठीक है, कि कोविड-19 महामारी आया उसके बाद, ठीक है, जॉब का मार्केट जो है, नौकरी देने वाला मार्केट कैसा हो गया, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कोविड-19 महामारी के ने पूरी दुनिया को जैसे रोक सा दिया था, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और दुकानें लंबे समय तक बंद रहे, कई लोगों की नौकरियां चली गईं और कुछ ने तो अपनों को भी खो दिया। लोगों ने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी, ठीक है। कोविड-19 क्या था, पूरी दुनिया में एक महामारी आई थी, ठीक है। इसमें कई लोग मर गए थे, है ना, बहुत लोग मर गए, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब 2-2 साल के लिए बंद हो गए, कई लोगों की नौकरियां चली गई, है ना। अब जैसे जैसे दुनिया धीरे धीरे पहले जैसी हो रही है, वैसे वैसे नए नए बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। ये बदलाव भारत और दुनिया भर में जॉब मार्केट में भी देखने को मिल रहे हैं, है ना। आइए कोविड-19 के बाद जॉब मार्केट को पर करीब से नजर डालें, ठीक है ना। यानी कोविड-19 के बाद क्या हुआ, मार्केट एकदम से पूरा बदल गया। तो इसके बारे में हम लोग पहला देखते हैं। पहला क्या है हमारा, नौकरी का डिजिटलीकरण या ऑटोमेशन, ठीक है। कई नौकरियां डिजिटल हो रही हैं, पहले जो काम इंसान करते थे अब वे मशीनों द्वारा हो रहे हैं। उदाहरण के लिए मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद के रेस्टोरेंट में भोजन परोसने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। कोविड-19 के बाद क्या हुआ, नौकरियों का डिजिटलाइजेशन हो गया, ठीक है, या ऑटोमेशन में आ गया। यानी कि कई नौकरियां क्या हैं, डिजिटल हो रही हैं, जहाँ पे पहले आदमी काम करते थे अब वहाँ पे रोबोट काम करते हैं, ठीक है। चीजें ऑटोमेशन में आ रही हैं। आगे इसी में दूसरा है
ऑफिस से दूर रहकर काम करना। ठीक है, कोविड-19 के बाद क्या हुआ, कई ऑफिस बंद हो गए, है ना, वह कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। बड़ी आईटी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम होता है, ठीक है, को काम करने की नई योजना बना रही है। ठीक है, ऑफिस से दूर रहकर काम करना। कोविड-19 के बाद क्या हुआ कि जो आईटी की कंपनियां थी वो वर्क फ्रॉम होम लेकर आई, यानी अपने कर्मचारी से घर पर ही रहकर काम करवाती हैं। तीसरा यहाँ पर देश भर में कहीं से भी योग्य लोगों को नौकरी पर रखना, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि कंपनियों की नई व्यवस्था में लोग कहीं से भी काम कर सकते हैं। कंपनियां पूरे देश से उम्मीदवार को लेने के लिए तैयार है। उदाहरण के लिए अगर आप कोई ऑफिस बेंगलोर में है, ठीक है, अगर कोई ऑफिस बेंगलोर में है तो आप पूरे भारत के लोग नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और अपने घर से काम कर सकते हैं। इससे अच्छी नौकरियों के लिए कंपटीशन भी बढ़ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कोविड-19 के बाद क्या हुआ कि किसी भी कंपनी में देश भर में से कहीं से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, योग्य लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ कि जो आईटी वगैरह की जो कंपनियां हैं वो वर्क फ्रॉम होम करती हैं, यानी घर से भी काम कराती हैं। इससे क्या हुआ, जो अच्छे लोग हैं वो अच्छी कंपनियों में जाने लगे हैं, और इससे क्या हुआ, उन कंपनियों में कंपटीशन बढ़ गया है। आगे है डिजिटल कौशल की जरूरत। ठीक है, डिजिटल कौशल के बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। बड़े सुपरमार्केट से लेकर छोटी दुकानों और सब्जी बेचने वालों तक सभी अब डिजिटल पेमेंट या डिजिटल रूप से क्या पैसों का लेन देन करते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया। ठीक है, तो छोटे छोटे सब्जी के दुकान वाले, छोटे छोटे दुकान वाले, ठीक है, जो छोटा दुकान लगाते हैं वो लोग भी क्या आप डिजिटल हो रहे हैं धीरे धीरे, यानी डिजिटल लेन देन करते हैं। आगे है प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। ठीक है, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी की शुरुआत उबर, ओला, जोमेटो, बिग बास्केट, स्विगी, ठीक है, जैसे डिजिटल अब घर घर जाने जाते हैं। दुनिया की जगह अब ऐप या वेबसाइट पर सामान या सुविधा को देखा और खरीदा जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए उबर हो गया, ओला हो गया, ये क्या करते हैं, घर से बैठकर आप बुक कर सकते हैं इसमें, है ना, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए गाड़ियां मिल जाती हैं। ठीक है, बिग बास्केट हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इससे क्या होता है आप खाने का सामान भी मंगा सकते हैं, यानी खाने पीने का सामान हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का जो व्यवस्था होगी वो सब ऑनलाइन माध्यम से आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें छठवां है हमारा हरित नौकरियां। ठीक है, ग्रीन जॉब, यह 21वीं सदी में एक नया रोजगार क्षेत्र है। हरित नौकरियां यानी ग्रीन जॉब्स ऐसी नौकरियां हैं जो प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण तथा ग्रह को सुरक्षित करने में मदद करती हैं। ऐसी नौकरियों को सरकार से सब्सिडी के माध्यम से ज्यादा सहायता मिलती है। ठीक है, जब चीजें ऑनलाइन होने लगी हैं तो क्या हुआ है कि हरित नौकरियां भी हमारा क्रिएट हो रही हैं। आइए काम की दुनिया के भविष्य के बारे में जानें। ठीक है, कि काम की दुनिया का भविष्य क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत में कुछ उद्योगों में भी तेजी से विकास हुआ है। नए और रोमांचक अवसरों के साथ अनेक प्रकार के नए नए जॉब के क्षेत्र आ रहे हैं जो कि पहले नहीं थे। ठीक है, इसमें क्या है, पिछले 5 सालों में जो नौकरियां पुरानी हो गई हैं या जिनकी मांग में कमी आई है वह नौकरियां क्या क्या हैं। ठीक है, क्या क्या नौकरियां हैं, एसटीडी बूथ। ठीक है, एसटीडी बूथ क्या होता था कि टेलीफोन करने का एक बूथ होता है, वहां से हम लोग क्या करते थे, टेलीफोन करते थे। आगे क्या होगा, फोटो स्टूडियो। ठीक है, अब इसकी भी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि लोगों के पास बढ़िया बढ़िया मोबाइल फोन आ गए हैं, तो अब लोग फोटो अपने फोन से ही निकाल लेते हैं। आगे है ऑडियो कैसेट या सीडी की रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या है, आज के टाइम पे ऑडियो कैसेट या सीडी की रिकॉर्डिंग कोई नहीं देखता है, सब मोबाइल में देखते हैं। ठीक है, आगे है कैंची में धार देना। ठीक, आगे है साइकिल की मरम्मत। ठीक है, आज के टाइम पे क्या है, लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं, तो साइकिल की दुकानें क्या हो रही हैं, धीरे धीरे बंद हो रही हैं, है ना। आगे क्या है, ऐसी नौकरियां जो अभी मौजूद हैं और 5 साल पहले मौजूद नहीं थी। ठीक है, जब से कोविड आया है तब से कई सारी जॉब्स या नौकरियां क्या हैं, क्रिएट हुई हैं, जैसे ओला उबर ड्राइवर की नौकरी। ठीक है, स्विगी जोमेटो डिलीवरी की जो नौकरी है, डिलीवरी बॉय जो होता है उसकी नौकरी, मोबाइल रिपेयरिंग की नौकरी बढ़ गई है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया के जरिए लोगों को प्रभावित करने वाला यूट्यूबर। ठीक है, आज के टाइम पे क्या नए नए यूट्यूबर आ गए हैं जो क्या होते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं, है ना। ओला बढ़ गया है, ओला का ड्राइवर बढ़ गया है, यानी उनको भी नौकरी मिलने लगा है। जोमेटो में भी डिलीवरी बॉय को नौकरी मिलने लगा है। मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें बढ़ गई हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, पिछले 5 सालों में नहीं थी, अब इनका प्रचलन क्या हो रहा है, धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है। आगे देखते हैं हम लोग,
आने वाले वर्षों में निम्नलिखित क्षेत्रों में तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना है। कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें नौकरी आने वाले समय में होगी? ऑनलाइन रिटेल, ठीक है, ऑनलाइन किसी भी सामान की खरीद करना या बिक्री करना, ठीक है। हेल्थ केयर भी क्या है, आने वाले समय में तेजी से बढ़ रहा है। फार्मास्यूटिकल, ठीक है, या दवाओं के लेन देन हो गया, ठीक है, दवा बेचना। आगे वित्तीय और बैंकिंग, ठीक है, अब लोग क्या है, पैसा लगाते हैं मार्केट में, ठीक है, और ऑनलाइन बैंकिंग भी करते हैं। आगे कंप्यूटर और IT, ठीक है, इसमें भी क्या है, आने वाले समय में बढ़ोतरी होना है, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन आ रही हैं, तो कंप्यूटर और IT का काम बढ़ रहा है। आगे है गिग वर्क सेक्टर, जिसमें शामिल है ऑनलाइन शिक्षा, परिवहन सेवा और कैटरिंग आदि। ये सब क्या है, गिग वर्क सेक्टर में है, आते हैं। आगे हरित नौकरियां, ग्रीन जॉब्स, जिसमें शामिल है पर्यावरण तकनीकी, सोलर इंस्टॉलेशन, रिसाइकिल वर्कर इत्यादि, ठीक है। हरित नौकरी में क्या क्या आता है, हमारा सोलर इंस्टॉलेशन आता है, जो सोलर से बिजली बनाता है, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। रिसाइकलिंग वर्कर होते हैं, यानी चीजों को रिसाइकल करके फिर से वापस देना है। तो ये सारी चीजें क्या है, आने वाले समय में इनके क्षेत्र में जॉब क्या है, नौकरियां बढ़ेंगी। आइए 21वीं सदी के ऑफिस कौशल के बारे में जानें, ठीक है, कि 21वीं सदी के ऑफिस में क्या क्या कौशल हैं, उसके बारे में हमको जानना है। 2022 की वीबॉक्स की इंडिया कौशल रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 48.7% युवा ही नौकरी पाने के लायक हैं। इसका मतलब 2 में से 1 भारतीय युवा नौकरी करने के लिए आवश्यक कौशल नहीं है, ठीक है। एक रिपोर्ट आई थी वीबॉक्स की, जो स्किल इंडिया की रिपोर्ट उसने निकाला था, उसमें क्या बोला था कि हर दो भारतीय युवा में से केवल एक युवा जो है नौकरी पाने के काबिल नहीं, यानी उसके पास इतना स्किल नहीं है कि एक युवा उसमें नौकरी पा सके। इस शोध के अनुसार सर्वे में शामिल कंपनियों में से लगभग 75% ने कहा कि उम्मीदवारों के पास वह कौशल नहीं है जो उन्हें चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी कंपनियों का सर्वे कराया था, उसमें से उन कंपनियों के लोगों ने कहा जो वहां पे जॉब देते हैं, उन्होंने बोला कि 75% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास कोई अच्छा स्किल नहीं है कि उन्हें नौकरी दी जा सके। इसके साथ ही जॉब मार्केट लगातार बदलता रहेगा। जिस तरह कोविड-19 के दौरान बदलाव देखे गए हैं, आज हमारे पास जो कौशल हैं वे भविष्य में किसी काम के नहीं होंगे। नौकरी में बने रहने के लिए हमें नए नए कौशल को सीखते रहना पड़ेगा, ठीक है। आने वाले टाइम पे क्या है, क्या मार्केट लगातार बदलता रहता है ना, किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे उसकी डिमांड कम हो जाती है, फिर नई चीज मार्केट में आती है। तो उस हिसाब से क्या होना है, हमको नए नए कौशल को क्या करते रहना होगा। अगर नौकरी में टिके रहना है तो नया नया कौशल को सीखना होगा। आगे है बदलते समय के साथ किस तरह युवा प्रोफेशनल जॉब मार्केट में बने रह सकते हैं। चाहे जॉब मार्केट लगातार बदलता रहे, किसी सदी में ये कौशल आपको रोजगार पाने के लिए और एक सफल करियर बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। सलाह क्या है, यदि आप इनमें से किसी कौशल के बारे में नहीं जानते हो तो इसे समझने के लिए गूगल सर्च का इस्तेमाल करें, ठीक है। आगे क्या है, 21वीं सदी के कौशल, ठीक है। 21वीं सदी में हमको क्या क्या कौशल सीखने चाहिए। पहला क्या होगा, बुनियादी साक्षरता। दूसरा क्या है क्षमता। तीसरा क्या है, कैरेक्टर या चरित्र, ठीक है। इसमें क्या है, बुनियादी साक्षरता में क्या है, विद्यार्थी किस तरह के रोजमर्रा के कार्यों में अपने कौशल का उपयोग करते हैं, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, पहला पढ़ने लिखने का कौशल होना चाहिए। दूसरा क्या है, अंक साक्षरता आनी चाहिए, यानी न्यूमेरिकल होना चाहिए व्यक्ति को, यानी उसको अंकों का के साथ खेलना आना चाहिए। तीसरा क्या है, वैज्ञानिक साक्षरता, ठीक है, यानी उसको थोड़ा साइंटिफिक लिटरेसी भी लेना चाहिए। उसके बाद है चौथा IT साक्षरता, ठीक है। तो आने वाले समय में क्या साक्षरता ले सकता है, IT की साक्षरता ले सकता है। पांचवा हमारा वित्तीय साक्षरता, उसको फाइनेंशियल लिटरेसी भी थोड़ा बहुत आनी चाहिए। छठा है हमारा सांस्कृतिक और नागरिक साक्षरता, ठीक है, यानी व्यक्ति के पास, यानी विद्यार्थी के पास क्या सांस्कृतिक और नागरिक साक्षरता भी होनी चाहिए। क्षमताएं क्या है, छात्र कठिन चुनौतियों का सामना कैसे करें, ठीक है। आगे है इसमें सातवां क्या बोला है, चिंतन और समस्या समाधान, ठीक है। आगे है रचनात्मक भी होना चाहिए, संवाद में कुशल होना चाहिए और सहयोग की भावना होनी चाहिए, है ना, ताकि एक दूसरे का सहयोग करके काम कर सके। आगे है कैरेक्टर में क्या है, बदलते माहौल के प्रति छात्रों का दृष्टिकोण कैसा रहेगा, उनका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए और इनिशिएटिव होना चाहिए, यानी काम करने के लिए पहल करें। आगे है पेशेंस, यानी किसी भी काम करने में क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। काम जैसे नहीं हो रहा है तो पेशेंस के साथ उसको करना चाहिए। आगे है अनुकूल क्षमताएं, ठीक है, यानी जो भी काम कर रहे हैं कोई भी दिक्कत आती है तो उसके अनुरूप उनको बदलना आना चाहिए, ठीक है। पांचवा है नेतृत्व, यानी लीडरशिप भी होनी चाहिए किसी भी छात्र में।
16 क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता। ठीक है, व्यक्ति के अंदर में या बच्चे के अंदर में क्या सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हमारा पहला मॉड्यूल खत्म हो गया। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, है ना, तो एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, टॉपिक थोड़ा बेसिक है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा, एक बार दो बार देख सकते हैं और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।